अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं सोहराब बरकत हूँ। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। आज 26 मार्च है और आज बांग्लादेश का हमारा एक जो हिस्सा हमसे जुदा हुआ था 1971 में, आज उसका इंडिपेंडेंस डे है और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक जिंदा कौम की हैसियत से सेलिब्रेट कर रहे हैं। वेल डन टू बंगालीज, वेल डन टू एवरीवन देयर इन बांग्लादेश कि उन्होंने खुद को साबित किया है। और मैं आपके सामने कुछ ऐसे स्टैट्स रखूंगा जो यकीनन आपको आपका हेड शेक करने पर मजबूर कर देंगे। और जब मैंने उनके ऊपर पढ़ा, थोड़ा सा रिसर्च किया और कुछ आर्टिकल्स पढ़े कुछ इंटरनेशनल अखबारात में बांग्लादेश के हवाले से, तो यकीनन उसने मुझे एक तरफ खुश किया लेकिन दूसरी तरफ हैरत ज़दा ज़रूर कर दिया। और उसके साथ साथ आपके इस वीलॉग के आखिर में एक दो चीज़ें आपको बताऊँगा, उसके बाद आप यकीनन ज़रूर शर्मा जाएंगे और शर्माना भी चाहिए। अच्छा जी, बात यह है कि जी जब बांग्लादेश बना तो हेनरी किसिंजर, जिन्होंने एक किताब लिखी है वर्ल्ड ऑर्डर, अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर ने, ही इज़ कंसिडर्ड एन इंटेलेक्चुअल एंड अथॉरिटी जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस और जो नेशंस के डायनामिक्स को समझते हैं। उन्होंने बांग्लादेश को एक बास्केट केस का, एक ऐसा बास्केट केस यानी जो कुछ अरसे के लिए गुबार बना है और उसके बाद खुद ही ये ठुस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जी 1974 में बांग्लादेश में एक कहर पड़ा जिसने बहुत सारे लोगों की जानें निगल ली। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। 1991 में बांग्लादेश में एक साइक्लोन आया जिससे 1 लाख लोग मर गए। एक तो इतनी बुरे हालात में उनकी आज़ादी हुई और उसके बाद उनके अंदर जो डेथ पड़ी, फिर स्टारवेशन, उसके बाद फेमाइन, देन देयर इज़ दैट साइक्लोन। और ये बहुत सारी चीज़ें अलार्मिंग थी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए और पूरी दुनिया के लिए कि बांग्लादेश शायद नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कहानी ये है कि जी आज 2021 में बांग्लादेश एशियन टाइगर बन गया है। बांग्लादेश की जो मईशत है वो 7 से 9% की रफ्तार से बढ़ रही है, जो कि शायद चाइना से भी ज़्यादा है। बांग्लादेश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है अपने लोगों को पॉवर्टी एलिवेशन में, यानी गुर्बत से निकालने में। पिछले 15 सालों में, या ऑफिशियल फिगर्स आपको बता रहा हूँ, बांग्लादेश ने 25 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला है और उन्हें इंडिपेंडेंट किया है, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बेहतर किया है। उसके साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश ना ही तो एटमी ताकत है, ना ही वो, लेकिन वो दो एटमी ताकतों के दरमियान में ज़रूर रह रही है। उसके पास कोई बस जियोग्राफी नहीं है, उसके पास कोई बस नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। वो एक छोटा सा खिता है जो एक आज़ादी से पहले, 14 अगस्त से पहले, यानी एक सूबा था बंगाल, जिसे तकसीम करके कुछ इंडिया के पास रह गया, कुछ पाकिस्तान के पास रह गया। एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इधर रहते हुए, यानी कि एक ग्रेट गेम का हिस्सा रहते हुए, साउथ एशिया में रहते हुए, जहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो मफादात हैं वो जुड़े हुए हैं, वहाँ पर रहते हुए उसने ख़ुद को मनवाया है। हालांकि उसकी जो पॉलिटिकल क्लास है वो सारी करप्ट है, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश ने एक ड्रामेटिकली एक ड्रास्टिक तरक्की की है। और जो 10 मार्च को एक आर्टिकल लिखा जनाब निकोलस क्रिस्टफ ने, जो अमेरिकन एक थिंकर है, अमेरिकन जर्नलिस्ट है, एक अमेरिकन इंटेलेक्चुअल है, और उसने जो बाइडेन को बाकायदा मशवरा दिया कि अगर तुमने गुर्बत से बाहर निकालने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी है, अगर तुमने सीखना है तो बांग्लादेश से सीखो। अच्छा, बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया जो सारी दुनिया ने नहीं किया, या कम अज़ कम हम नालायकों ने नहीं किया? तो उसमें दो चीज़ें मैं आपके लिए बड़ी रिसर्च करके निकाल के लाया हूँ जो समझने की ज़रूरत है। और आप अगर इसको मज़ीद समझना चाह रहे हैं तो आप 10 मार्च को न्यूयॉर्क टाइम्स में निकोलस क्रिस्टफ ने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आप वो जाकर ज़रूर पढ़ें। वेरी ब्रिलियंट आर्टिकल। और जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर जो भी आर्टिकल लिखता है वो तब तक नहीं लिख सकता जब तक वो अपनी इंटेलेक्ट, अपनी जहानत दुनिया को साबित ना कर चुका हो। पहली चीज़, बांग्लादेश की सारी पॉलिटिकल क्लास, उनकी जो लीडरशिप है, उनकी मिलिट्री है, उनकी एजेंसीज हैं, वो सारी साथ बैठी और कहा जी कि हम हर तरह के मुल्क के अंदर सियासत करेंगे, हर तरह के इश्यूज़ पर बात करेंगे, इलेक्शंस लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने एक ऐसी पॉलिसी वाज़े करनी है कि जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी मईशत है, इसके ऊपर हम सियासत नहीं करेंगे अगले 25 से 30 साल। यानी जो हमारी मौशी पॉलिसीज़ हैं, जिससे पैसा मुल्क में आता है या पैसा जनरेट होता है, उसके ऊपर हमने सियासत नहीं करनी, इसको छेड़ना ही नहीं है। ये पॉलिसी है, इस पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल क्लास, ये पार्टी, फलां पार्टी, सारे मिलकर एग्री कर रहे हैं। ये पॉलिसीज़ होंगी। मीडिया ने भी एग्री किया, पढ़ी लिखी क्लास ने भी, सिविल सोसाइटी ने भी, कि जनाब इस पर सियासत नहीं करेंगे, ये पॉलिसीज़ 25 साल तक जारी रहेंगी और उसके बाद हम लोग चेंज कर देंगे।
दूसरी चीज़ जो बांग्लादेश ने की, अब ये बात सोचने के लिए, मसला ये पाकिस्तान में लोग पढ़ते नहीं हैं, इन चीज़ों को, इन स्टैट्स को सीरियसली लेते नहीं हैं, इसलिए झुंड बनाकर गालियां देना शुरू कर देते हैं बगैर किसी वजह के। दूसरी चीज़ बांग्लादेश ने यह की कि उन्होंने औरतों को, लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। और आप हैरान होंगे कि जो आज के स्टैट्स हैं 2019 के, इस वक्त बांग्लादेश की जो खवातीन हैं 98% पढ़ी लिखी हैं, यानी उनकी सारी जो फीमेल क्लास है वो पढ़ी लिखी क्लास है। और उनके जो जनाब उनके जो नोबेल प्राइज़ विनर थे मोहम्मद यूनस, उन्होंने एक बैंक बनाया, बैंक के थ्रू उन्होंने 1 लाख खवातीन को लिया, उन 1 लाख खवातीन को उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स बनाया, यानी बिजनेस कम्युनिटी में उन्हें डाला, बिजनेस आइडियाज़ उनके एग्जीक्यूट करवाए और उन्हें इंडिपेंडेंट किया, उन्हें अपने पाँव पर खड़ा किया, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा खवातीन जुड़ी, एक हीरोइज़म बना, एक आप कह सकते हैं ट्रेंड बना, एक डिसिप्लिन बना, और उसके बाद खवातीन ने वहाँ से तरक्की शुरू की। आज यानी बांग्लादेश का जो हाई स्कूल है या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो ग्रेजुएशन स्कूल्स हैं, वहाँ पर खवातीन की तादाद, लड़कियों की तादाद ज़्यादा है, यहाँ तक कहा जा रहा है कि दुगनी है एज़ कम्पेयर टू मेल, लड़कों के मुकाबले में। जब औरतें पढ़ी लिखी हुई, उसकी वजह से उनका मुआशी पैसे, फाइनेंशियल सेंस बढ़ा, उन्होंने अपने मर्दों को इंगेज करवाया, फील्ड्स में इंगेज करवाया, उन्हें हेल्प आउट किया, और ख़ानदानों ने अपनी ज़िंदगियां बेहतर की। बांग्लादेश में जहां पर एक घर में 7 बच्चे पैदा होते थे, पूरी दुनिया ये कह रही थी कि इतना सा मुल्क है, इतने सारे नेचुरल डिज़ास्टर से गुजर रहा है, और उसके ऊपर बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, तो ये तरक्की नहीं कर सकते। आज बांग्लादेश के अंदर एवरेज घर में सिर्फ 2 बच्चे हैं, यानी उन्होंने ख़वातीन को पढ़ाया, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने माशी हालात बेहतर किए, उन्हें ये बात समझ आई कि ज़्यादा आबादी या फिर एक घर में ज़्यादा बच्चे होने के बाद आप फाइनेंशियली अपने घराने को बैंकरप्ट कर देंगे। दैट्स व्हाई देयर आर 2 किड्स इन एवरेज होम इन बांग्लादेश। आज वो एक खुशहाल मुल्क है, आज वो एशियन टाइगर बनता जा रहा है, आज उनकी अपोजिशन लीडर जेलों में हैं, आज उनकी सियासतें मुल्क में हो रही हैं, आज उनकी भले ही एक करप्ट पॉलिटिकल क्लास हो, लेकिन नेशनल, कौमी तरक्की को कोई भी चीज़, कोई भी हर्डल रोक नहीं पा रही है। दे आर गेटिंग सक्सेस एवरी सिंगल डे, एंड टुडे दे आर सेलिब्रेटिंग अपना 50वीं सालगिरह। हमारी जो करारदाद पेश की थी जी पाकिस्तान की, जो 23 मार्च 1947 को लाहौर में मिंटो पार्क में पेश की थी, वो शेर बंगाल थे, वो भी बंगाली थे, और उसके बाद उसको बैक करते हुए 1946 में जो दिल्ली रेजोल्यूशन पेश की थी, वो भी एक बंगाली थे, हुसैन शहीद सुहरावर्दी, जो बाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बने, और बाद में हमने उन्हें गद्दार भी कहा। ये वो चीज़ें हैं जो शायद देखने वाली हैं, शायद बांग्लादेश को स्टडी करने की ज़रूरत है, शायद बांग्लादेश को समझने की ज़रूरत है। उसके पास कोई टैंक नहीं है, वो कोई टैंक नहीं चलाता, उसके पास कोई मौलाना तारिक जमील नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो गया है। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी इस वक्त बांग्लादेश में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 72 साल है, यानी 72 साल तक लोग ज़िंदा रहते हैं, खुशहाल सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं। एक पढ़ी लिखी कौम है, एक पढ़े लिखे नौजवानों पर मुश्तमिल है। और वीलॉग ख़त्म करने से पहले 2-3 बातें आपको बता दूं कि पिछले अगर आप एक वीक के न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे तो पाकिस्तान में लाड़काना में एक लड़की की टांग टूटी, वो हॉस्पिटल में गई, हॉस्पिटल वालों ने कहा जनाब इमरजेंसी उसका सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकर गए उसे ऑपरेशन थिएटर में, और 3 डॉक्टर्स ने मिलकर उसके साथ रेप किया। दूसरा वाक़या सुने जी, जो कल की न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट हुआ है, प्रोमिनेंट अखबारात में, फैसलाबाद में एक लड़की थी जी, वो मेंटली डिसेबल थी, फ्रस्ट्रेट थी, या किसी वजह से वो एक डिप्रेशन से गुजर रही थी। 2 लड़कों से उसने मदद मांगी, दोनों उसे साइड पर लेके गए और दोनों ने उसके साथ रेप किया। अपना ख्याल रखिएगा जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।